हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन थोड़ी सी लेट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त भक्त कवि थे, ठीक है। अद्वैतवाद के, शुद्धाद्वैतवाद के, द्वैतवाद के या फिर विशिष्टाद्वैतवाद के, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विशिष्टाद्वैतवाद के थे कौन? तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, तुलसी के गुरु का नाम निम्न में से क्या था? तुलसी के गुरु का नाम क्या था? तो तुलसी के गुरु का नाम था क्या? नरिहर दास था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूफी संतों ने जनता के कष्ट को दूर करने के लिए साधना का निम्न में से कौन सा मार्ग अपनाया? तो साधना का कौन सा मार्ग अपनाया था? किसने? सूफी संतों ने अपनाया था वैष्णव प्रेम मार्ग। कौन सा मार्ग अपनाया था? वैष्णव प्रेम मार्ग अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मीराबाई की भक्ति साधना किस कोटि की थी? मीराबाई की जो भक्ति साधना थी वो किस कोटि की थी, ये बात पूछी जा रही है। तो मीराबाई की जो भक्ति साधना थी वो मधुर भाव की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? किसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, ये बात पूछी जा रही है यहाँ पर। तो उन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है प्रेम की पीर को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूफी कवियों को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो सूफी कवियों को क्या कहा जाता है, ये बात पूछी जा रही। तो सूफी कवियों को प्रेम मार्गी कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का महत्व आज भी क्यों है? रामचरितमानस का महत्व जो है वो आज भी क्यों है, ये बात पूछी जा रही है। तो रामचरितमानस में सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण उसका मान जो है आज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रीति काल के प्रमुख भेदों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, ठीक है। कौन सा भेद शामिल नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर रीति युक्त जो है ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया? कौन सा काव्य रूप अपनाया गया? तो वो अपनाया गया है मुक्तक काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? सतसई परंपरा की जो सबसे पहली रचना है उसकी बात हो रही है। तो सतसई परंपरा की है गाथा सप्तशती। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश भाषा का साहित्यिक विकास निम्नलिखित में अवधि में हुआ। अपभ्रंश भाषा का साहित्यिक विकास कब हुआ? तो 8वीं से 14वीं शताब्दी तक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पूछ रहा है कि सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो वो है दोहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश भाषा का जो विकास हुआ है वो किस भाषा से हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्राकृत भाषा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? प्रथम कवि अपभ्रंश भाषा का किसे माना जाता है, ये बात पूछी जा रही है। तो माना जाता है स्वयंभू को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश में राम के चरित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रबंधात्मक रचना निम्न में से कौन है? प्रबंधात्मक रचना पूछ रहा है कि कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पाउमचर्यु है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन थे? फाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन थे? तो वो थे राम सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित हिंदी काव्यों में से कौन सा काव्य अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है? कौन सा काव्य है जो अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है? तो वो है संत काव्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली हिंदी कवियों का विकास किस भाषा में हुआ? खड़ी बोली हिंदी कवियों का जो विकास हुआ है वो किस भाषा में
हुआ है। खड़ी बोली हिंदी काव्यों का जो विकास हुआ है वो किस भाषा में हुआ है, ठीक है। तो खड़ी बोली हिंदी काव्यों का जो विकास हुआ है वो हुआ है किसमें, अपभ्रंश भाषा में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हथौड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। हथौड़ी जो भाषा है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो वो है कोटा बूंदी में ये प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक किसे माना गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक किसे माना गया है, तो प्रथम इतिहास लेखक किसको माना गया है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये माना गया रासादा तासी को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है। पृथ्वीराज रासो है जो ये किस तरह का काव्य है, ये बात पूछी जा रही है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो वीर काव्य है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे माना जाता है। तो प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में माना जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है। आदिकाल की कौन सी रचना है जिसमें इतिहास की उपेक्षा की गई है, तो वो की गई है किसमें, पृथ्वीराज रासो में की गई है। किसी ने अप्रामाणिक माना है, किसी ने प्रामाणिक, तो किसी ने अधप्रामाणिक, इसी प्रकार इसकी उपेक्षा हुई है। नेक्स्ट है कि आदिकाल की प्रमुख संगारिक कृति कौन सी है। आदिकाल की प्रमुख संगारिक कृति कौन सी है, संगारिक कृति की बात हो रही है, तो संगारिक कृति है विशलदेव रासो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव जो है वो सबसे पहले कहाँ हुआ, तो हुआ था दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। तो समग्र भक्तिकालीन पर कौन सी विशेषता लागू होती है, तो वो अहंकार का त्याग ये जो है लागू होता है। नेक्स्ट है कि संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण माना जाता है। संत काव्य का महत्व किस कारण माना जाता है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये माना जाता है ईश्वर को मिलाने वाला गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वल्लभाचार्य ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वल्लभाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूरदास का संत सूरसागर का काव्य रूप निम्न में से कौन सा है। सूरसागर का जो काव्य रूप है वो कौन सा है, ये बात पूछी जा रही है। सूरसागर का काव्य रूप, तो यह है एक गीत काव्य है। यह क्या है, एक गीत काव्य है। निश्चय कि तुलसीदास की भक्ति भावना को किस वर्ग में रखा जा सकता है। तुलसीदास की जो भक्ति भावना है इसको किस वर्ग में रखा जाता है, इसको दास से भाव में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम किस लिए भिन्न है, इसलिए भिन्न है क्योंकि वह सहानुभूति और रीति मुक्त है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचालक ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। इसमें परिचालक ग्रंथ की बात हो रही है, इसमें कौन सा है परिचालक ग्रंथ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कविकुल कल्पतरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, तो वो मानी जाती है परीक्षा गुरु से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता निम्न में से कौन थे। परिमार्जनकर्ता की बात हो रही है कि परिमार्जनकर्ता कौन थे, तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग की कविता का स्वर निम्न में से किससे संबंधित है। तो द्विवेदी युग की जो कविता का स्वर है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला को निम्न में से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। तो नारी पात्र जो उर्मिला थी उसको किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये साकेत में, साकेत जो महाकाव्य है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसके गीतों के मधुर वेदना की ममरा विभक्ति अधिक है। तो इसमें किसके गीतों की ममरा विभक्ति अधिक है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छायावाद कवियों में रहस्य भावना किस तरह व्यक्त हुई है। छायावादी कवियों में जो रहस्य की भावना व्यक्त हुई है वो किस तरह से व्यक्त हुई है। तो यहाँ पर ये असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, असीम के मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में और असीम से मिलन की इच्छा के रूप में। तो ये सभी ही इसमें क्या हो जाएगा, सभी ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छायावादोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख किस रूप में मिलता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख किस रूप में मिलता है। जातीय एकता के रूप में, अतीत की आलोचना के रूप में, आत्मोत्सर्ग की भावना के रूप में, प्रणय भावना के अलौकिक लौकिक धरातल के रूप में। इस किस रूप में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आत्मोत्सर्ग की भावना के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रज भाषा का विकास किस आवरण से हुआ है। तो ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो किस आवरण से हुआ, तो सौर सैनी आवरण से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है। तो खड़ी बोली का सर्वाधिक जो उपयुक्त प्राचीन नाम है वो कौन सा है, वो है कौरवी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ढूंढी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। ढूंढी भाषा जो है राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो वो प्रचलित है जयपुर सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। तो कालक्रमानुसार जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है जॉर्ज गियर्सन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन है। आदिकाल के जो अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन है, तो वो है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो अजमेर के शासक से संबंधित किस रचनाकार की रचनाएं हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर नल सिंह की है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निगुण साधक भक्त कवियों में कालक्रमानुसार प्रथमोल्लेख कौन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथमोल्लेख कौन है, ये बात पूछी जा रही। तो वो है नामदेव। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तन चित उर मन राजा की नाम इस पंक्ति में किस प्रकार की शैली, किस प्रकार की वर्णन शैली का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो वर्णन शैली का प्रयोग हुआ है वो हुआ है अनुक्ति फारक शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संत तुलसीदास का संबंध किस आचार परंपरा से है। संत तुलसीदास का जो संबंध है वो किस आचार परंपरा से है, वो है राम नंदिनी आचार परंपरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृतिवादी काव्य की दृष्टि निम्न में से क्या है। प्रकृतिवादी काव्य की जो दृष्टि है वो क्या है, तो वो है वर्ग चेतना प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है। नई कविता की प्रमुख विशेषता क्या है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। तो वह है बिंब विधान से युक्त, बिंब विधान से युक्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण निम्न से क्या है। तो सठोत्तरी कविता में जो कारण है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सपाट बयानी और बड़ बोलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रतो
उत्तर नाटकों की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता पूछ रहा है तो इसकी प्रमुख विशेषता जीवन की विषमताओं का चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी कल्प के रचनाकार कौन है? पृथ्वी कल्प, पृथ्वी कल्प जो रचना है वो किसकी है? तो वो है गिरिजा कुमार माथुर की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार कौन है? सबसे पहले व्याख्याकार कौन है रस निष्पत्ति के? ये बात पूछी जा रही है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शब्द शक्तियों के विचारानुसार निम्न में से कौन सा मत अमान्य है? ठीक है, कौन सा मत है जो अमान्य है, ये बात पूछी जा रही है शब्द शक्तियों के विचारानुसार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्थ संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अलंकार के निम्न भेदों में से कौन अस्वीकार्य है? अस्वीकार्य कौन सा भेद है, ये बात पूछी जा रही है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काव्य अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवासन का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है, ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर संध्या के समय का वर्णन किया गया है। और किसका वर्णन किया गया है? जब सूर्य क्या हो रहा है? अस्त हो रहा है, और जो अंधेरी है और जो बादलों की लाली है वो धीरे धीरे नीचे क्या हो रही है? उतर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वह नवनीत कहाँ जाता है? वह नवनीत कहाँ जाता है रह जाता है तर्क में। कवि ने तर्क को प्रतीक बनाया है। कवि ने तर्क को क्या प्रतीक बनाया है, ये बात पूछी जा रही है। तो कवि ने तर्क बनाया किसका? समन्वय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि किसका प्रयोग करता है? अमूर्त भावों को मूर्त रूप में प्रदान करने के लिए कवि किसका प्रयोग करता है? तो कवि बिंबों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खुशी थोड़ा स्लो कर दे, थोड़ा देर में आएगी सीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाना चाहिए? ठीक है, तो कौन सा प्रमुख माना जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा लीला गान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नंददास हैं रास पंचाध्यायी के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना महत्व क्यों दिया जाता है? किसको? रामचरितमानस को। एक सेकंड थोड़ा सा। रामचरितमानस को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापना के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राम भक्ति मार्ग में दंपत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली संगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? तो संगारी भावना के जो प्रवर्तक थे वो थे कौन? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा अग्रदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भाषा भूषण के रचयिता कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो भाषा भूषण के रचयिता कौन है? जसवंत सिंह है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा कवि है जो रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है रसनिधि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतेंदु का कौन सा नाटक एक अनुदित रचना है? भारतेंदु का कौन सा नाटक जो है वो अनुदित रचना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्या सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि हिंदी में समालोचना के सूत्र पात्र के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका जो है वो उल्लेखनीय है? तो वो है आनंद कादाबनी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है? कौन सी कृति है जो प्रकाशन क्रम में पहले आती है, ये बात पूछी जा रही है। तो वो है जयद्रथ वध। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? तो मूल संवेदना जो है वो किससे अधिक व्यक्त होती है? वो होती है सहानुभूति की विवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सुमित्रानंद पंत की उत्तरवर्ती रचना कौन सी है? सुमित्रानंद पंत की जो उत्तरवर्ती रचना है उसको पूछा जा रहा है। तो वो है स्वर्णधूलि 1947 की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे छायावाद की पलायनवादी प्रवृत्ति की सूचक उक्ति पंक्ति किस कृति में आई है? ये किस कृति में आई है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये आई है लहर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? तो महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा जो दी गई है वो दी गई है राम की शक्ति पूजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा कवि उत्तर छायावादी कवि नहीं है? कौन सा कवि है जो उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो वो नरेंद्र शर्मा है जो वो नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? प्रकृतिवाद के अंतर्गत जो है वो कौन सा विचार अमान्य है? तो रूपवाद जो है ये अमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? मुख्य लक्ष्य क्या था? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नई राहों का अन्वेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से लेखक उन 4 महानुभवों में नहीं है जिन्हें आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाला कहा? खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाला कहा है। तो वो है क्या? वो है शिव प्रसाद सितारे हिंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रेमचंद जी के किस उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है? तो गांधीवाद का जो प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है वो होता है रंगभूमि में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास पूछा जा रहा है। तो जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास है व्यतीत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस उपन्यासकार ने स्वतंत्र भारत के ग्रामीण यथार्थ का चित्रण पूर्णतः व्यंग्यात्मक पद्धति पर किया है? तो किसने किया है व्यंग्यात्मक पद्धति पर? तो ये करने वाले कौन है? श्रीलाल शुक्ल है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका उल्लेखनीय है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भैरव प्रसाद गुप्त है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब मैं 125 क्वेश्चन कराने वाली थी लेकिन आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, बहुत कम संख्या दिख रही है तो मेरा भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, तो 125 क्वेश्चन में लेके आई थी लेकिन अब मैं नहीं करा पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग जुड़े हो, आप लोग शेयर भी करते नहीं हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।